ये समर्पित कार्यकर्ताओं की दीवानों की फौज है हमारे पास, और वो दीवानों के सामने आप नहीं टिकिएगा। पैसे और बिरयानी और पेट्रोल से नहीं आते हैं। आपके 100 कार्यकर्ता पे हमारा एक दीवाना एमआईएम का भारी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो लगातार सदन में लड़ते हैं, आप लोग से दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि उनको एमवाई की चिंता है। बिल्कुल, मुसलमान तभी तो सवाल कर रहा है ना। आप जब देख लीजिए ना, डर डर के जाते हैं। कोई भी आरजेडी का उम्मीदवार अब मुसलमान की बस्ती में नहीं जा रहा है, जाता है तो गार्ड वार्ड लेके जाता है। उसको डर लगता है कि भाई जाएंगे कहीं घेर लेगा, रिकॉर्डिंग कर लेगा, हमसे पूछ देगा। सुगौली में हुआ ना, वहाँ के विधायक जी इंजीनियर शशि भूषण सिंह जी के साथ हुआ। हरसिद्धि में जब गए, वहाँ के जो संभावित प्रत्याशी हैं आरजेडी के, उनको भी घेर लिया गया। वहाँ देखिए किशनगंज में जब गए, कोषाधामन में, उस विधायक जिसने धोखा दिया था उसको घेर लिया गया। लड़के ने कहा कि उंगली कट जाएगा, लेकिन जब ये दबेगा तो पतंग के लिए दबेगा। डर के मारे आप मत जाइएगा, मुसलमानों की बस्ती में बड़ा ध्यान रखिएगा। सवाल आपसे करेंगे, आपका रिकॉर्डिंग कर लेंगे। इसलिए गठबंधन नहीं करना। हम लोगों ने तो अपनी बात को रख दिया, अब जनता का जवाब दीजिए। जनता अब आपसे सवाल कर रही है, अभी तो सवाल कर रही है, चुनाव में आपके खिलाफ वोट करेगी। इस वक्त विधानसभा चुनाव के दहलीज पे खड़ा है। बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आज हम पहुंचे हैं राणा रणजीत जी के पास। उनसे तमाम सवालों के जवाब भी पूछेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के बिहार के बड़े नेता हैं और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। ढाका विधानसभा से इस बार इनकी तैयारी है और खुद एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ढाका में आकर इस बात को कहा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी। क्या कुछ कहिएगा, ढाका विधानसभा में इस बार आपकी तैयारी कैसी है? बहुत शानदार तैयारी चल रही है, बहुत बारीकी से और एक एक चीज़ों पे काम हम लोग कर रहे हैं। एमबीए का स्टूडेंट हूँ और लंबे समय तक जॉब भी किया है, कंपनियों के लिए भी काम किया है, नई नई कंपनियों को, नए नए प्रोजेक्ट्स को खड़ा करने का तजुर्बा भी है। और राजनीतिक परिवार से आता हूँ, बचपन से पॉलिटिक्स कैसे किया जाता है वो भी बखूबी बचपन से देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ को मिला करके बहुत ही प्लान्ड वे में रणनीतिक रूप से काम कर रहे हैं। और आप लोग की, सब लोग की, जनता की दुआ से वो हम लोग प्रतिदिन हमारा ग्राफ जो है बढ़ते जा रहा है। और ये चर्चा जो है ढाका विधानसभा का, खास करके अब बिहार तक सीमित नहीं रह गया, पूरे देश में ढाका विधानसभा का चर्चा होती है। और ढाका विधानसभा का चुनाव जो मैं लड़ूंगा इस बार, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह, जो भी नौजवान जो विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, या कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनके पास बहुत संसाधन नहीं है, बहुत पैसा नहीं है, लेकिन क्रिएटिव हैं, मेहनती हैं, उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह जो है हम लोग चलाने जा रहे हैं कि कैसे अपने आप को स्थापित करना है, नेता बन सकते हैं। उसकी एक बखूबी, मतलब पूरे देश से 1000 कार्यकर्ता ढाका विधानसभा में आएंगे, बाहरी आएंगे, बाकी तो लोकल जो रहेंगे वो तो अलग है। जो एआईएमआईएम को लेकर के जो चर्चा है, और एक हिंदू विधायक इस पार्टी से और ढाका विधानसभा देने जा रही है, तो पूरा देश इस बात को मानता है कि एआईएमआईएम का जिस दिन एक हिंदू विधायक हो जाएगा, एक दाग जो इस पार्टी में लगाया जाता है कि ये केवल मुसलमानों की पार्टी है, ये इस पार्टी की मुस्तकबिल को, इसके किस्मत को, इसको बदलने का काम करेगा। आने वाला यूपी का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, या आने वाले जो भी चुनाव होंगे, उसमें एआईएमआईएम का एक नया एक चेहरा आप देखिएगा, जिसमें कई हिंदू विधायक भी एआईएमआईएम के आपको नजर आएंगे। तो पूरा देश ढाका विधानसभा की तरफ देख रहा है। वही ढाका जिसको कुछ साल पहले तक लोग मानते थे कि ये बांग्लादेश वाला ढाका है, लेकिन आज एक एक व्यक्ति जानता है कि ये बिहार का ढाका है, जहां महात्मा गांधी जी आए थे और 17 महीने बुनियादी स्कूल में उन्होंने पूरे परिवार के साथ, वहां बच्चों के साथ, गरीबों के साथ समय बिताया। और जो मूलभूत समस्याएं हैं स्वच्छता को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, वो बड़हड़वा लखनसेन पंचायत में आकर के 17 महीने रहे। तो ये वो ढाका है जिसकी चर्चा कोई करता नहीं है। इसको तो मिनी पाकिस्तान किसी ने कह दिया। तो हम लोगों ने ढाका के नाम को अभी ही, जब विधायक नहीं बने हैं, तो कम से कम हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आ जाने से और अख्तर उल ईमान साहब के आ जाने से कहीं ना कहीं ढाका का मान सम्मान बढ़ा है। ढाका की पहचान, एक नई पहचान ढाका को मिली है। ये वही ढाका है जो बिहार में स्थित है, जहां महात्मा गांधी जी आकर के समय बिताने का काम किया। एक बैरिस्टर महात्मा गांधी जी आए थे और दूसरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए और आकर के ढाका के नाम को जो है दोबारा से वही सम्मान देने का काम किया। अच्छा, आप बोले हैं कि एआईएम जो पार्टी है वह मुसलमानों की पार्टी है और उसमें आप हिंदू हैं, तो कई लोग आपसे भी तो कहते होंगे कि राजपूत हैं जाति से, कहाँ मुस्लिम के पार्टी में फंसे। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको भी पर्सनली बहुत ज्यादा मानते हैं। देखिए, अगर एक सेकंड भी जिस दिन मुझे लग जाएगा कि मेरे धर्म की चीजों के लिए ये पार्टी मना करती है, मैंने पूजा पाठ की बात हो,
चाहे हम लोग अभी हमारे चाचा जी का देहांत हुआ तो बाल छिलवाने की बात हो, जय श्री राम का गमछा लेकर के हम घूमते हैं, हर हर महादेव का पार्टी नहीं नारा चलती लगाते है। हैं। जिस दिन भी पार्टी अगर ऐसा मुझे लग जाएगा, और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे कहा कि जी एक हिंदू बन करके इस पार्टी में रहिए जी और बिल्कुल स्वतंत्रता है अपने धर्म की लड़ाई को लड़ने के लिए, अपने लोगों की लड़ाई को लड़ने के लिए, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि आप जब अपनी लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं, अपने समाज, क्योंकि देखिए जाति एक सच्चाई है जी और जाति एक एक्सटेंडेड फैमिली में मानता हूँ। आप जो भी एक जाति बिरादरी के होते हैं, एक परिवार ही है वो लोग, जी तो परिवार तो आपके साथ खड़ा रहता ही है। तो कहीं ना कहीं अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमान की लड़ाई अगर नहीं लड़ेंगे तो नेता कैसे कहलाएंगे जब अपने ही समाज की बात नहीं जी कर पाइएगा। और मैं राजपूत की लड़ाई लड़ रहा हूँ क्योंकि राजपूतों को आज धरातल पे रख दिया गया है, सबसे पीछे धकेल दिया गया है। जी हमारी जनसंख्या कम है, हम लोगों ने लड़ाइयों को लड़ा, कुर्बानियां दी, सर कटाया देश के लिए, जी इसलिए हमारी जनसंख्या उतनी नहीं है। तो लोकतंत्र में जनसंख्या नहीं होने की वजह से थोड़े हम कमजोर जरूर हो गए हैं। तो राजपूतों के लिए खास करके, फॉरवर्ड समाज के लिए खास करके एक नया समीकरण जी तैयार कर रहा हूँ। पिछले लंबे समय से ओबीसी का मुख्यमंत्री पूरे बिहार को मिलते रहा है, चाहे वो लालू जी के रूप में हो, राबड़ी देवी जी के रूप में हो या नीतीश कुमार जी के रूप में हो। अब मैं चाहता हूं कि एक मुसलमान का बेटा यहाँ का मुख्यमंत्री बने, मैं चाहता हूं कि दलित का बेटा यहाँ बिहार का मुख्यमंत्री बने। और हम फॉरवर्ड समाज के लोग तो कुर्बानियां देते ही रहते हैं, हम देंगे कुर्बानी, फिर से देंगे कुर्बानी, लेकिन हम चाहते हैं कि समाज का अंतिम पंक्ति का जो लोग हैं उसको मौका दीजिए। दलित के बेटा को सीएम बनाइए, मुसलमान के बेटा को सीएम बनाइए और राजपूत के लोगों को जरा विभाग दीजिए ऐसा जिसमें कुछ पैसा हो, कुछ फंड हो, कुछ काम वो अपने समाज के लिए कर सकें। ये दे दीजिएगा आप, क्या पर्यटन दे दीजिएगा लॉलीपॉप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लॉलीपॉप, या जो भी मुसलमान बने मंत्री, जो आरजेडी की सरकार थी, चाहे इजराइल मंसूरी साहब को क्या मिला, आईटी इंडस्ट्री, बिहार में है शून्य। हमारे डॉक्टर शमीम शमीम साहब को क्या मिला, तो लॉ मिनिस्ट्री। तो अरे भाई, राजपूत को, मुसलमान को काहे बड़ा विभाग काहे नहीं देते हैं आप? ये लड़ाई है और एक नया समीकरण हम तैयार कर रहे हैं जिसमें हमारे दलित भाई, मुसलमान भाई और फॉरवर्ड समाज के लोग उसमें आएंगे। ये मेरा स्वार्थ है, मैं अगर मुसलमानों की लड़ाई को लड़ता हूं तो मेरा भी स्वार्थ है एक नया समीकरण बने, राजपूत और मुसलमान का और दलित का, फॉरवर्ड समाज को लेते हुए और हर वो गरीब को लेते हुए। ये मेरा स्वार्थ बोलिए, मेरा लालच बोलिए, और इसलिए मैं इस सेवा कर रहा हूँ। आप किसी के दिल को कैसे जीत सकते हैं? आप जब उसके लिए खड़े होइएगा, उसकी लड़ाई को लड़िएगा, समय आने पे वो आपकी लड़ाई को लड़ेगा। आज स्थिति ये है कि अगर लड़ने की बात आएगी तो राजपूतों को आगे कर दिया जाता है। कोई मेरा बनिया भाई है, अगर कुछ मामला होगा तो राजपूत भाई को भड़काया गया, देख रहे हो वो मुसलमान कैसे बोल रहा है, खुद नहीं करेगा, किसी राजपूत भाई को भड़काएगा। यही तो होता है, लड़ने के लिए तो राजपूत और फॉरवर्ड समाज के लोग हैं। तो ये स्थिति है। तो कहीं ना कहीं इसको बदलना चाहता हूँ, एक नया समीकरण तैयार करना चाहता हूँ। और हम भी चाहते हैं कि राजपूत को जरा अच्छा विभाग मिले, मंत्रालय मिले। आज राजीव प्रताप रूडी जी लंबे समय से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव बनते आ रहे थे, तो लोगों के आंख में खटक गए। पूरा लॉबी जो है, वही जो आपका बीजेपी का जो बी होता है ना, वो लॉबी सब लग गया कैसे इस एक राजपूत को जो है हराने का काम कर दें। तो कहीं ना कहीं मजबूरी में भाजपा में राजपूत लोग गए हुए हैं, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। आरजेडी सम्मान करती नहीं है। क्या बोलते हैं हमारे विधायक, मीनापुर के विधायक जी क्या कहते हैं कि अब सिंह का, शर्मा का, पांडे का जमाना चला गया। तो ठीक है भाई साहब, जमाना अगर चला गया है ना, तो ये तो तय है कि आपको लगता है कि अब आपके मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। दलित का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, अब आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। कुर्बानी देंगे तो सही और सबसे कमजोर वर्ग के लिए देंगे। अच्छा, एक और चीज देखा जाता है कि राणा रंजीत ना सिर्फ ढाका में बल्कि पूरे बिहार के मुसलमान आपको फॉलो करते हैं, आपको चाहते हैं। जहां भी आप जाते हैं मुसलमानों की भीड़ बहुत ज्यादा लग जा रही है। देखिए, एक ईमानदार और एक लड़ाकू नेता के रूप में उन्होंने मुझे स्वीकारा है। जी और लोकसभा का चुनाव में लड़ा तो मैं उतना विश्वास लोगों का नहीं जीत पाया, जी और चुनाव में एक तरीके से मैं बेइज्जत हुआ। जी जो मुझे वोट आया ना 11,000, मैं खुद मानता हूं कि मैं बेइज्जत हुआ। अगर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा होता जी तो मुझे 50,000 से अधिक वोट आता हर हाल। जी लेकिन मुस्लिम भाइयों ने मुझे कहा कि छोड़ दीजिए, ये कौम बहुत ये है, ये किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए लड़ती है, खुद अपना लीडरशिप, अपनी क़यादत को खड़ा नहीं करेगी ये समाज। उन्हीं के लोगों ने मुझे जी कहा, लेकिन मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय का बेटा हूँ, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारता हूँ। और मैंने उसको चैलेंज को स्वीकारा। और बचपन से भी मैं जब क्रिकेट मैच खेलता था, कमजोर टीम का कैप्टन बनता था जी और उसको जिताने का काम करता था। अगर 10 मैच हार भी गया, लेकिन एक मैच जब जीत जाऊंगा तो उसका शोर सबसे ज्यादा होगा। तो एक ऐसी लड़ाई को मैंने उठाया है, एक नया समीकरण। अरे विधायक एमपी तो बहुत छोटा बात है, जी जब से पैदा हुए हैं तब से देखे हैं, लाल बत्ती में देखा है। पिताजी मंत्री थे, सांसद थे, भाई भी हमारे विधायक मंत्री बने। विधायक सांसद बहुत छोटा चीज है हम लोग के लिए। एक नया और एक बड़ा और कुछ एक नया समीकरण बना करके बिहार की राजनीति को बदलने निकले हैं। ये सपना लेकर के चले हैं और बहुत कामयाबी मिल रही है। पढ़े लिखे राजपूत समाज अब कहने लगे हैं
कि बात तो आप सही कहते हैं। अगर राजपूत लोग अपना चाहे कि हम भी पार्टी बनाए या हम भी अगर राजनीति में शीर्ष में बैठे, पहली पंक्ति में बैठे, आप देखिएगा भाजपा की कोई भी मीटिंग में राजपूत समाज का कोई आदमी पहले पंक्ति में नहीं रहता है, पीछे बैठता है। बाकी समाज के लोग रहेंगे लेकिन कोई राजपूत समाज का आदमी नहीं बैठेगा। तो लोग कहते हैं कि मजबूरी है, लेकिन आप जो कर रहे हैं बहुत ही मेहनत वाला काम है, बहुत लंबा सोच वाला, दूरदर्शिता है। तो पीछे से हौसला वो भी बढ़ाते हैं और शुभकामना देते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक लड़ाई में मैं निकला हूं मैं उसमें कामयाब हूँ। अच्छा, देखा जाता है कि बिहार के जो मुस्लिम हैं, शुरू से लालू प्रसाद यादव मुसलमानों को अपने साथ लेकर चले, अब तेजस्वी यादव भी बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि असुद्दीन वैसी साहब की जो पार्टी है, आपकी जो पार्टी है, वह बिहार में इस बार कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल कामयाब होगी। पिछले बार जब कोई नहीं जानता था तब हमारे 5 विधायक जीत करके आए थे, और आज तो हमारी हमारी चर्चा बहुत दूर तक है। राणा रणजीत सिंह जैसे बहुत सारे हिंदू समाज के लोग जुड़ गए हैं, और बैरिस्टर साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को लताड़ा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और अभी भी लताड़ रहे हैं। वहाँ के जो जनरल हैं आर्मी के, उनको भी कहा कि ये जो लफुआ वाला भाषा बोलते हैं, ये रोड छाप वाली भाषा को बोलते हैं, वाकई ये रोड छाप वाली भाषा को बोलते हैं कि भैया अगर आप मर्सिडीज हैं तो हम ट्रक हैं, हम आके आकर वो भी कर देंगे। उल्टी सीधी बात है। खुद का रोजी रोटी खाने का पाकिस्तान वाले के पास पैसा नहीं है, और वो हमसे लड़ने की बात करते हैं, तो खुद बर्बाद होंगे ही, अपने देश की आवाम को भी बर्बाद करेंगे। तो ऐसे हमारे ईमानदार नेता हैं। और जो मुसलमानों पे एक दाग लगाया जाता था, ये मुसलमान, जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो या इंडिया पाकिस्तान का सरहद पे लड़ाई हो, तो मुसलमान को संदेह की नज़र से लोग देखते थे। तो बैरिस्टर साहब ने बहुत ही आक्रामक अंदाज में जवाब दिया, और ये पूरे एक एक मुसलमान का सीना चौड़ा किया कि भाई आप इस गलतफहमी में मत रहें, इस गफलत में मत रहें। ये हिंदुस्तान हमारा भी उतना ही है, ज़रूरत पड़ेगी तो देश के लिए एक एक मुसलमान लड़ने के लिए, सरहद पे जाने के लिए तैयार है। और आज भी इंडिया गेट पे आप जाएंगे, नाम अंकित है जिन्होंने शहादत दिया देश की आज़ादी के लिए। 15 अगस्त का समय आने वाला है, तो आप देखेंगे कि परसेंटेज वाइज जो बनस्पत हमारा पॉपुलेशन है, उसमें मुसलमानों का परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि आबादी उनकी कम है, लेकिन उनके नाम आज भी अंकित हैं, जिन्होंने अशफाकुल्ला खान जैसे हो, राम प्रसाद बिस्मिल साहब जैसे। वो हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान, जहाँ मुसलमान की लड़ाई एक हिंदू का बेटा लड़े, हिंदू की लड़ाई एक मुसलमान का बेटा लड़े, वही खूबसूरत हिंदुस्तान, वही खूबसूरत बिहार बनाने निकले। अच्छा, एक और सवाल कई लोग जानना चाहते हैं। आप लोग गए थे आरजेडी दफ्तर के बाहर, और क्या हुआ उस मामला में? चिट्ठी लेकर आप लोग गए थे, तो महागठबंधन से क्या अभी उधर से कोई खबर आया है कि नहीं? नहीं, वो लोग की समस्या कुछ और है। वो लोग अहंकार में हैं और अपने इसमें गुरूर में चूर हैं, और उनको लगता है कि भाई आज अगर हम सीएम नहीं भी बन पाए तो कम से कम लीडर ऑफ अपोजिशन तो बन जाते हैं। तो उनको बिहार की चिंता नहीं है, बिहार के विकास की चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि भाई मुसलमान वोट अगर खिसक गया, कोई मुसलमान की पार्टी अगर खड़ी हो गई, कोई मुसलमान का नेता अगर खड़ा हो गया, तो हमारा क्या होगा। तो उनकी चिंता ये है, इसलिए वो हमसे गठबंधन नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कि मुसलमान की पार्टी पिछले बार 5 विधायक जीत गई थी, 4 को उन्होंने तोड़ लिया। उनको मुसलमान क़यादत से बड़ी चिंता है, बड़ा डर है। तो अगर उनको लगता है गठबंधन कर लेंगे, 5 की जगह 10-12 सीट ले आए, और अगली बार सरकार बनाने में इनके बिना सरकार ही ना बने, तो हम लोग का तो मुसलमान वोट खत्म हो जाएगा, MY तो हमारा खत्म हो जाएगा। तो MY की चिंता कर रहे हैं, बिहार की चिंता नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमसे गठबंधन वो नहीं कर रहे। अच्छा, असुद्दीन वैसी साहब मंच से बोले हुए थे कि 4 विधायक हमारे भागे हैं, 24 लाएंगे, और जिन्होंने भगाया था उनको भगाएंगे। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, आप देखिए ना, जहाँ भी आरजेडी के विधायक किसी मुसलमान की बस्तियों में जाते हैं, वहाँ बेइज्जत हो रहे हैं ना। सवाल उनसे जब पूछा जाता है कि आपने गठबंधन क्यों नहीं किया, मुकेश सहनी जो मंत्री थे भाजपा की सरकार में, उनसे गठबंधन आप कर लेंगे। पशुपति पारस जी जो अभी तक केंद्रीय मंत्री थे, तो उनसे गठबंधन आप कर लेंगे। वो बी टीम के नहीं, अरे इतने लंबे समय तक मंत्री रहे भाजपा की सरकार में, उनके सहयोगी रहे, उनके साथ गठबंधन में रहे, वो बी टीम वाले नहीं है। और हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो लगातार सदन में लड़ते हैं, आप लोग से दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि उनको MY की चिंता है। उनको, अरे भाई अगर आप अच्छा काम करिएगा तो जाति में क्यों रहिएगा। नीतीश कुमार जी ने अपने पहले कार्यकाल में अच्छा काम किया, इसलिए उन्होंने एक नया समीकरण को तैयार किया, वरना उनकी जाति का वोट है कितना। लेकिन उन्होंने एक महिलाओं का समीकरण, नौजवानों का समीकरण, और भी कई अच्छे काम पहले वाले इसमें। उसके बाद तो खैर क्या स्थिति हुई है बिहार की हम लोग जानते हैं, लेकिन पहला जो उनका 5 साल का टर्म था, उन्होंने अच्छा काम किया। मैं यही कहता हूँ कि भाई आरजेडी वाले भाइयों से कि अगर आप सरकार में आते हैं, आप MY की चिंता क्यों करते हैं। अगर आप अच्छा काम करिएगा तो स्वाभाविक है कि वो समीकरण आपका बना रहेगा। तो उनको लगता है कि नहीं भाई, मुसलमान अगर टूट जाएगा तो हमारा क्या होगा, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगा अगर मुसलमान हमारे साथ। क्योंकि यादव तो बढ़ चुके हैं, लोकसभा में तो यादव हिंदू हो जाते हैं, और यहाँ भी आप देखिएगा तो यादव टुकड़ों में हो जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि अगर एक पंचायत
एक पंचायत में 2 यादव आपस में चुनाव लड़ते हैं, तो एक यादव जिधर चला गया, अगर वो चला गया आरजेडी में, तो उसका जो एंटी वाला यादव चला जाएगा भाजपा में। तो यादव अब नहीं रह गए हैं वो उनके साथ, लेकिन मुसलमान ही है जो उनको ढो रहा है। मुसलमानों ने एहसान किया है। लेकिन क्या हुआ था, जब उन्होंने शर्त रखा था आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, जब लालू जी को कहा था कि ठीक है, मैं बिना कोई इसके, जब चाबी रामविलास जी के पास था, उन्होंने कहा था कि आप मुसलमान सीएम बना दीजिए और हमको स्वीकार है, हमको कोई दिक्कत नहीं, आइए आप सरकार बना लीजिए। लेकिन लालू जी का प्रेम, मुसलमान प्रेम, उन्होंने उसको नहीं स्वीकारा, दोबारा चुनाव में चले गए और फिर सरकार आ गई नीतीश कुमार की और एनडीए की, वरना तो सरकार उनकी आती ही नहीं कभी। तो ये है मुसलमान प्रेम। जब रामविलास पासवान जी ने कहा तो लालू जी ने उसको नहीं स्वीकारा। मुसलमान को सीएम नहीं बना सकते हैं, अपने परिवार के बाहर किसी को सीएम नहीं बना सकते हैं। तो ये उनकी चिंता है, बिहार की चिंता नहीं है, वो अपने परिवार की चिंता है, MY समीकरण की चिंता है। तो ये परेशानी की बात है, इसलिए वो गठबंधन हमसे नहीं करना। तो नहीं लग रहा आपको कि इस बार जो मुसलमान है वो भी तो समझ जाएंगे कि भाई असुद्दीन वैसी की पार्टी का गठबंधन ही लोग नहीं किया? बिल्कुल, मुसलमान तभी तो सवाल कर रहा है ना। आप जब देख लीजिए ना, डर के जाते हैं। कोई भी आरजेडी का उम्मीदवार अब मुसलमान की बस्ती में नहीं जा रहा है, जाता है तो गार्ड वार्ड लेके जाता है। उसको डर लगता है कि भाई जाएंगे कहीं घेर लेगा, रिकॉर्डिंग कर लेगा, हमसे पूछ देगा। सुगौली में हुआ ना, वहाँ के विधायक जी इंजीनियर शशि भूषण सिंह जी के साथ हुआ। हरसिद्धि में जब गए, वहाँ के जो संभावित प्रत्याशी हैं आरजेडी के, उनको भी घेर लिया गया। वहाँ देखिए किशनगंज में जब गए, कोषाधामन में, उस विधायक जिसने धोखा दिया था उसको घेर लिया गया। लड़के ने कहा कि उंगली कट जाएगा, लेकिन जब ये दबेगा तो पतंग के लिए दबेगा। तो ये समर्पित कार्यकर्ताओं की, दीवानों की फौज है हमारे पास, और वो दीवानों के सामने आप नहीं टिकिएगा। पैसे और बिरयानी और पेट्रोल से नहीं आते हैं। आपके 100 कार्यकर्ता पे हमारा एक दीवाना MIM का भारी है। तो अभी आप डर के मारे आप मत जाइएगा, मुसलमानों की बस्ती में बड़ा ध्यान रखिएगा। सवाल आपसे करेंगे, आपका रिकॉर्डिंग कर लेंगे। इसलिए गठबंधन नहीं करना। हम लोगों ने तो अपनी बात को रख दिया, अब जनता का जवाब दीजिए। जनता अब आपसे सवाल कर रही है, अभी तो सवाल कर रही है, आज चुनाव में आपके खिलाफ वोट करेगी। इतनी मुसलमानों से आपको दिक्कत है, इतना आपको परेशानी है कि मुसलमान का नेता बन जाएगा तो हमारा क्या होगा, इसका करारा जवाब आपको चुनाव में मिलने जा रहा है। अच्छा, 15 अगस्त को लेकर आप लोग की पार्टी की और आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, 15 अगस्त में हम लोग एक अनोखा काम करने जा रहे हैं। चूंकि मैंने आपको बताया कि हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। केवल ढाका विधानसभा नहीं, बिहार के और देश के जो नौजवान चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपना पहचान बनाना चाहते हैं। आज हम लोग कुछ नहीं है, विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, कुछ भी नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों की समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को बड़ा बना सकते हैं, ताकि जब समय आए तो उसकी समस्याओं को विभाग ठीक कराए, चाहे विधायक ठीक कराए, चाहे सांसद ठीक कराए, जो भी उसकी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उसको ठीक कराए। तो हम लोगों ने इस बार 15 अगस्त के दिन जगह जगह झंडा फहराने का काम किया है। लोगों से आग्रह किया है कि अगर आपकी नाले की समस्या है तो वहाँ एक देश का झंडा फहराइए। अगर कोई सड़क टूटा हुआ है, बीच से कनेक्टेड नहीं है, वो समस्या है, तो वहाँ झंडा फहराइए। अगर बिजली का तार जो है बांस पे जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोल पे नहीं जा रहा है, तो वहाँ झंडा फहराइए। जो भी आपके मसले हैं, जहाँ आपका जो गांव में आपका अस्पताल बना हुआ है लेकिन डॉक्टर कभी आता ही नहीं है, जो आपका जो गांव में जो बना हुआ है, एक CHC सेंटर बोलते हैं उसको, तो वहां जाके झंडा फहराइए। जो भी आपकी समस्याएं हैं, वहां जाकर के देश का झंडा फहराइए। 20, 25, 50 लोगों को बुलाइए, जलेबी बांटिए और बताइए कि भाई ये 15 अगस्त हम लोगों ने संकल्प लिया है और ये हमारी समस्या है। मैं प्रयास करूंगा मैक्सिमम जगह पे पहुंचने का, और नहीं भी पहुंच पाऊंगा तो कम से कम आप अपने मुद्दे को उठाइएगा, तो मुद्दा मुझ तक आएगा तो मैं उसको और बड़ा करूंगा। सोशल मीडिया का एक ताकत हमारे पास है, AIMIM परिवार के पास है, तो उसको हम लोग बड़ा करने का प्रयास करेंगे। और एक इलेक्शन मैनिफेस्टो हम लोग तैयार कर रहे हैं ढाका विधानसभा के लिए, जिसमें एक एक मुद्दे को, निचले स्तर के मुद्दे को, आपके टोला, आपके वार्ड, आपके गांव की समस्या को, ऊपर वाली समस्या को तो हम कहते हैं कि वह डिग्री कॉलेज नहीं है, हमारा ढाका जो है जिला होना चाहिए, सड़कों की समस्या है, तो वो तो है, लेकिन हम नीचे घुसेंगे, बिल्कुल टोला में घुसेंगे, वार्ड में घुसेंगे, और उस किताब में एक एक समस्या को इलेक्शन मैनिफेस्टो की तरह उसको सामने रखेंगे, और लास्ट में एक लाइन और लिख देंगे कि अगर विधायक बना और इसमें से एक काम भी रह गया तो इस किताब को संभाल के रखिएगा, दोबारा चुनाव लड़ने उस इलाके में नहीं आएंगे। तो ये मैं चाहता हूं कि 15 अगस्त से इस मुहिम का शुरू करूं और उन समस्याओं को उजागर करिए, मेरी मदद करिए कि मैं तमाम ढाका विधानसभा के उन मुद्दों को आगे ला सकूं, क्योंकि विपक्ष वहां सोया हुआ था लंबे समय से। हम लोग आकर के विपक्ष को जगाने का काम किया है, और अगर आप लोग के आशीर्वाद से विधायक बनने का मौका मिला तो एक उदाहरण स्थापित करेंगे कि विधायक अगर चाहे तो वो कैसे अपने विधानसभा का पूरा एक एक चीज, एक हुलिया बदल सकता है। तो हम लोगों ने जैसा संकल्प लिया कि मेरे 40,000 लोग जो बम्बई में वहाँ पे सिलाई का बैग का इंडस्ट्री में काम करते हैं, पहला काम होगा कि उन 40,000 लोगों की व्यवस्था ढाका विधानसभा में करूँ, उनके रोजगार की व्यवस्था यहीं करूँ। तो कई लंबी चीज़ें हैं, इस इंटरव्यू में तो उतना लंबा हो जाएगा। किताब पे हम लोग काम कर रहे हैं,
15 अगस्त के दिन हम लोग इस अभियान की शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा हर भाई अपने टोला अपने गांव की समस्या को हम तक पहुंचाए, ताकि उस समस्या को हम उजागर करें, बड़ा करें और उसको चुनाव आचार संहिता लगने से पहले इसको ठीक करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप राणा रंजीत सिंह जी को सुन रहे थे। असुद्दीन वैसी साहब की पार्टी के बड़े नेता है। ढाका विधानसभा से इस बार इनकी तैयारी है। बहरहाल आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।